दुनिया के कोई भी ऐसे माता पिता नहीं हैं जो अपनी बच्ची के लिए शादी के सपने ना देखे हों, लेकिन जब बच्ची अपनी शादी की जगह पर पहुंचती है तो अपना जो फैसला होता है खुद लेना शुरू कर देता है। लेकिन शादी जो होता है तो तरीके से होता है, लेकिन कुछ ऐसे अड़चन पड़ जाते हैं जिसकी वजह से उसके परिवार में कहरम सा मच जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है कि एक लड़की शादी कर अपने ससुराल जाती है, लेकिन 2 साल भी नहीं बीत पाते कि वह शादी का जो जीवन होता है वह जीवन छोड़ छाड़ कर अपने पति से छुटकारा लेकर अपने ही मायके चली जाती है। लेकिन मायके आकर कुछ ऐसे उलझनों में फंस जाती है जिस उलझनों को दूर करने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए एक ऐसे फैसले की चुनाव कर लेती है जिसकी वजह से वह खुद हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसी मौत की नींद में सो जाती है कि जिसकी लोगों के कानों में सच्चाई निकल के आती है। तो इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन भी नहीं होता, साथ में पुलिस भी थर्रा से जाती है। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज ये जो वीडियो है वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और के लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश का जाना माना शहर पड़ता, महानगर पड़ता है, और कानपुर, और ठीक उसी का बिधुन थाना लगता है, और ठीक उसी का न्यू आज़ाद नगर एक मोहल्ला पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 2 अगस्त साल 2019 का सुबह का टाइम होता है। तो न्यू आज़ाद नगर के जो मोहल्ला होता है उसी के कुछ दूर पर उसी मोहल्ले का एक ज़मीन होता है जो पूरे ग्राम समाज का होता है, लेकिन उसी के बगल जो होता है प्रधानमंत्री आवास योजना का नया निर्माण चल रहा होता है। तभी वहाँ कुछ मज़दूर जो होते हैं काम पे लगे होते हैं, लेकिन उन मज़दूरों में से कुछ मज़दूर ऐसे होते हैं जिनके नाकों पर काफ़ी तेज़ किसी चीज़ का गंध आ रहा होता है। हवा की वजह से अंदाज़ा लग रहा था कि गंध किस तरफ से आ रहा है, लेकिन तभी उसी में से एक व्यक्ति को पता चलता है कि कुछ ही दूर पर कुछ कुत्ते जो होते हैं भौंक रहे हैं। पता चल जाता कुत्ते किस तरफ अब भौंक रहे हैं। तो उसी वक्त 3 मज़दूर जो होते हैं, जो खलिहान होता है, बढ़ जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर एक बोरी होती है। लेकिन 2 मज़दूर समझ जाते हैं कि इस बोरी में लाश के अलावा कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि जो हालत थी देखकर यही लग रहा था कि इस बोरी में किसी का डेड बॉडी, व्यक्ति का डेड बॉडी हो सकता है। वह व्यक्ति जो होते हैं तुरंत ही असमंजस में पड़ जाते हैं, क्योंकि जितने भी करीब जाते हैं उतनी तेज़ दुर्गंध बढ़ती। दोनों व्यक्ति जो होते समझदारी दिखाते हैं और अपने नज़दीकी पुलिस थाना बिधुन में फ़ोन कर देते हैं। लेकिन वहाँ के थाना प्रभारी अनुराग सिंह जैसी खबर पाते हैं तो अपने ही टीम को लेते हैं, और लेने के बाद जिप्सी सहित वहीं पहुँच जाते। घटनास्थल पर देखते हैं भीड़ तो पहले से वहाँ के लोगों का लग चुका होता है। अनुराग सिंह अपने कुछ सिपाही को साथ लेते हैं, बोरी के पास जाते हैं। उन्हीं सिपाही की मदद से उस बोरी का जो मुंह होता है अब खुलवाते हैं, और जैसे खुलवाते हैं तो उसी बोरी में से एक लड़की की डेड बॉडी बाहर निकलती है, देखने में जिसकी उम्र लगभग 29 से 32 साल के आसपास होता है। गले में एक दुपट्टा लिपटा हुआ होता है। अनुराग सिंह देखते हैं, समझ जाते हैं कि इस लड़की की जो मौत हुई है यह मौत सांस फूलने की वजह से ही हुई होगी। पुलिस की टीम जब डेड बॉडी का अच्छे से वही निरीक्षण करती है, जांच पड़ताल करती है, तो पता चलता है दाहिने हाथ में इधर जो होता है उस युवती के एक टैटू होता है, बल्कि बाएं हाथ में एक नया कलाया बढ़ा होता है। पुलिस की टीम जब सुराग के लिए लगती है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं मिल पाता कि आखिर यह लड़की है कहाँ की। इसीलिए पुलिस की टीम वहाँ जितने भी खड़े लोग होते हैं, भीड़ वाले लोग होते हैं, वहाँ उन लोगों से पुलिस की टीम पूछताछ करती है शिनाख्त करवाने के लिए, लेकिन तभी शिनाख्त नहीं हो पाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है वही घटनास्थल पर फ़ोटो शूटर भी पहुँच जाते हैं। अपने हिसाब से फ़ोटो खींच कर जो होता है पंच मुआयना कर वहाँ के थाना इंस्पेक्टर अनुराग सिंह
उसी वक्त अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है लाला लाजपत राय अस्पताल में मोर्चरी में भिजवा देते हैं। भिजवाने के बाद पुलिस की जो टीम होती है इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले फोटो हुए खींचों को सोशल मीडिया पर डाउनलोड कर देती है। लेकिन जब डाउनलोड करती है तो उसी वक्त एक टीम जो होती है उसी फ़ोटो को न्यूज़पेपरों में भी चस्पा करवा देती है। लेकिन जैसे दूसरे दिन अब यानी कि 3 अगस्त साल 2019 का इस चीज़ की जो खबर होती है न्यूज़ माध्यम के तहत, ठीक चकेरी थाने के ही श्याम नगर एक मोहल्ला पड़ता है, वहीं के रहने वाले होते हैं, एक रिटायर मैनेजर होते हैं विद्यासागर शर्मा। उन्हीं के पास जब न्यूज़ माध्यम के तहत एक अखबार में छपा हुआ फ़ोटो दिखाई देता है तो आप पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद विद्यासागर का जो माथा होता है एकदम ठनक सा जाता है, काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं। उसी वक्त जो होता है इसकी जो सूचना होता है अपनी पत्नी और अपने बहू और साथ में अपने बेटे मनीष को देते हैं। इसका एक और कारण होता है क्योंकि विद्यासागर की एक अपनी बेटी भी होती है प्रियंका, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होता है, जो ठीक 30 जुलाई साल 2019 को ही वह शाम के टाइम जो होता है बिना बताए कहीं चली गई होती है, लेकिन दोबारा लौट के घर नहीं आती। लेकिन विद्यासागर जो होते हैं अपनी बेटी की तलाशी करने के लिए काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं, कहीं अता पता नहीं चलता है। और इसीलिए अपने नज़दीकी जो पुलिस थाना होता है वहाँ पर जाते हैं अपनी बेटी के बारे में गुमशुदा मुकदमा दर्ज करवाने के लिए। लेकिन वहाँ जो होता है विद्यासागर को टरका दिया जाता है, जिसकी वजह से आकर घर अपनी बेटी का बेहतर तरीके से तलाशी करते हैं। लेकिन यह न्यूज़ में खबर पाते हैं तो आप पूरी तरह से सन्न सा रह जाते हैं, क्योंकि यह जो मामला होता है गंभीर होता है। अपने बेटे मनीष को बुलाते हैं और अपनी पत्नी अपनी बहू चारों को साथ लेते हैं और लेकर तुरंत बिना टाइम गवाए जो होता है बेधुन थाना में पहुंच जाते हैं। और वहां के थाना प्रभारी अनुराग सिंह से संपर्क करते हैं और उसी पेपर को दिखाते हैं। दिखाने के बाद जो होता है अनुराग सिंह जो होते हैं चारों को अपने साथ लेते हैं और लाला लाजपत राय के मोर्चरी में पहुंच जाते हैं और डेड बॉडी जो रखा होता है उसी को दिखाते हैं। और तुरंत ही इधर विद्यासागर शर्मा जो होते हैं वही डेड बॉडी को देखकर, युवती के डेड बॉडी को देखकर दहाड़े मारना शुरू कर देते हैं कि वह का डेड बॉडी जो होता है खुद इनकी अपनी बेटी प्रियंका शर्मा का होता है। वहाँ पर खड़े मनीष भी दहाड़े मारकर चीख चिल्ला रहा होता है और साथ में इधर प्रियंका की अपनी जो भाभी होती है वह भी दहाड़े मारकर चीख चिल्ला रहे होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है इधर इस केस के सिलसिले में विद्यासागर शर्मा से जब पूछताछ शुरू करती है, विद्यासागर शर्मा यही कहने लग जाते कि साहब हमारी जो अपनी बेटी है सिर्फ 30 जुलाई साल 2019 को ही शाम के टाइम उसकी एक अपनी सहेली होती है वैदिका और साथ में उसका अपना पति होता है सत्येंद्र, जो स्वर्ण नगरी जयंती एक कॉलोनी पड़ता है उसी में रहने वाले होते हैं। साहब वैदिका का एक अपना खुद का ब्यूटी पार्लर है। यह बात थाना प्रभारी सुनते हैं तो आखिर कारण क्या कहने लग जाते हैं कि साहब दोनों ने मिलकर हमारी बेटी को अपने साथ ले गए थे, लेकिन हमारी बेटी प्रियंका के शरीर पर काफ़ी ज़्यादा गहने लदे हुए थे, कई लाख के होते हैं। लेकिन साहब जब गहने हम घटना स्थल पर ना देखकर और साथ में मोर्चरी में ना देखकर हमें काफ़ी असमंजस होने लग जाता, कहीं गहने जो था दोनों ने मार कर अपने कब्जे में तो ना ले लिया। थाना प्रभारी यह बात सुनते हैं कहने लग जाते हैं कि आपको किस पे शंका हो रहा है। तो विद्यासागर कह देते साहब हमें पूरी तरह से यकीन हो गया थी उसकी जो अपनी सहेली है वैदिका और साथ में सत्येंद्र ने दोनों मिलकर हमारी बेटी का बेरहम तरीके से हत्या की है। और वहीं पर खड़ा हुआ मनीष होता है। लेकिन जब पुलिस की टीम मनीष से पूछताछ करती है तो मनीष पुलिस के सामने कहने लग जाता कि साहब हमें पूरी तरह से यकीन हो गया है वैदिका और साथ में सत्येंद्र ने मिलकर हमारी बहन के काफ़ी साजिश के तहत हत्या तो की है और साथ में हमारी अपनी एक बहन है उसका अपना करीबी एक प्रेमी है प्रशांत द्विवेदी, जो ठीक कई महीनों से हमारी बहन के रिश्तों में बंधा हुआ है। लेकिन पुलिस की टीम जब पता पाती है किसी के द्वारा कि असल में प्रियंका जो होती है खुद एक शादीशुदा महिला है तो उसके साथ प्रशांत त्रिवेदी का कैसे क्या रिश्ता हो सकता है। लेकिन मनीष पुलिस के सामने कह देता है कि साहब हमारी बहन जो होता है अपने ही पति से तलाक लेने के लिए कोर्ट का चक्कर भी लगा रही है। लेकिन इसी बीच मुलाकात प्रकाश द्विवेदी से हो जाता, फिर शादी का रिश्ता की बात जो होता दोनों में होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच अड़ंगे बनना शुरू हो जाते। अड़ंगे की
वजह से साहब हमारी बहन और प्रशांत द्विवेदी के बीच कई बार झगड़े तकरार तक हुए हैं। और साहब हमें पूरी तरह से यकीन हो रहा कि प्रशांत द्विवेदी ने ही मिलकर हमारी अपनी बहन प्रियंका के साथ इस कारनामे को अंजाम दिया है। पुलिस की जो टीम होती है अब उसी वक्त बिना टाइम गवाए पूछताछ करने के लिए सबसे पहले इधर वैदिका और साथ में उसका अपना पति सतेंद्र को, दोनों को उसके ही कॉलोनी से अपने कस्टडी में लेती है, थाने ले आती है। और साथ में दूसरी तरफ प्रशांत द्विवेदी को भी उसके ही इलाके से कस्टडी में लेती है और थाने ले आती है। लेकिन पुलिस की जब टीम तीनों को अलग अलग बैठाती है, पूछताछ शुरू कर देती है, तो पुलिस के सामने वैदिका जो होती कहने लग जाती कि साहब हमारी जो होती है एक ख़ास सहेली यही होती है प्रियंका शर्मा, काफ़ी तहसीब होती है साहब। हमारा अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर है जो स्वर्ण जयंती कॉलोनी में है और वहीं हम चलाते हैं और अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके ढंग से गुजारते हैं। लेकिन साहब हमारी जो मुलाकात होती है वहीं जाकर उसी अपने ही ब्यूटी पार्लर में इधर प्रियंका शर्मा से हो जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद प्रियंका शर्मा जो होती है हमारे साथ बैठकर जो होता है राय मशवरा लेती है, कहने लग जाती है कि हमें भी ब्यूटी पार्लर का दुकान खुलवा दो साहब। हम उसको हिदायत देते हैं। हिदायत देने के बाद प्रियंका जो होती है हमारे ही इशारों पर, हमारी ही बातों में आकर अपने लिए खुद एक नया ब्यूटी पार्लर की दुकान कुछ ही दूर पर अपने कॉलोनी से खोल लेती है और चलाने लग जाती है साहब। बस हमारा और उसका जो होता है अपने अपने दुकान पर आना जाना भी होता है, लेकिन कभी कभी उसके घर भी हमारा आना जाना होता है। पुलिस की टीम जो होती है जब दूसरी तरफ इधर जाकर खुद वैदिका की जो अपना पति होता है सतेंद्र से पूछताछ करती है, सतेंद्र यही कहने लग जाता कि साहब हम तो ब्यूटी पार्लर पे कभी कभी बैठे रहते थे और हमारी मुलाकात जो था कभी कभी प्रियंका से हो जाया करता था, लेकिन साहब इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता है। लेकिन पुलिस की टीम जब दूसरी तरफ इधर जाकर प्रशांत द्विवेदी के पास जाती, पूछताछ करने लग जाती, प्रशांत द्विवेदी पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब हम तो हेलमेट जो अस्पताल है उसी अस्पताल के एक कर्मचारी हैं और ठीक घटना से 6 महीने पहले जो होता है इधर प्रियंका का अपना भाई होता है मनीष, और मनीष की एक बेटी होती है जो सिर्फ 10 साल की होती है। वह हमारे पास ही अपनी बेटी यानी कि परी की इलाज कराने के लिए उसी अस्पताल में आई हुई थी। लेकिन उसी बीच मुलाकात जाकर साहब हमारा प्रियंका से हो जाता, फिर हम दोनों का अफेयर भी चल जाता। लेकिन साहब शादी के बाद तो चलते हैं, लेकिन वह अपने पति की तलाक की हमें बीच में मुआयना देते हुए दूरी बनाने की भरपूर जो होती है हमसे जिक्र करती है। लेकिन साहब हम इस तरह प्यार मानते जो कि होते कि प्रियंका से दूर रहना नहीं चाहते। लेकिन साहब हम इतने पागल नहीं थे कि अपनी प्रियंका का हत्या अपने इतनी हाथों से कर सकें। पुलिस की जो टीम होती है जब तीनों लोगों से पूछताछ करती है, पुलिस के सामने जो होता है कोई रहस्य निकल के नहीं आता, जिसकी वजह से पुलिस सीधा से सीधा हाथ जो होता है इधर अब वैदिका और सतेंद्र और साथ में प्रशांत द्विवेदी के ऊपर डाल सके। इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है इन दोनों को अपना ही शहर ना छोड़ जाने की हिदायत देकर वहां से अपने घर वापस इनको भेज देती है। पुलिस की टीम इस केस के सिलसिले में मनीष से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि मनीष पुलिस के सामने यही कहने लग जाता है कि साहब हमारी जो अपनी बहन है उसका एक अपना पति है पीयूष है और उसके अपने जो पिता हैं भुजराम शर्मा वह एक रोडवेज रिटायर हैं और साथ में पीयूष जो होता है एयरफोर्स में ही अम्बाला में तैनात है। लेकिन साहब हमें शंका नहीं हो रहा कि आखिर में पीयूष शर्मा जो होती है हमारी बहन के साथ ऐसा कुछ कर सकता है, उनका कोई लेना देना भी नहीं है। यह बात पुलिस भी सुनती है। सुनने के बाद जो होता है इधर मनीष की बात पे यकीन कर लेती है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही बन जाता है कि आखिर जो था घटना वाली रात अगर इधर खुद जो होती है वैदिका और साथ में उसके पति के साथ उसके ही मकान पे गई थी, फिर वहाँ से आखिर लौट कर कहाँ चली गई। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है इधर सबसे पहले वैदिका के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकालती है। लेकिन जब CDR डिटेल निकलता है तो उसी CDR डिटेल में एक जो नंबर होता है इधर 30 जुलाई साल 2019 को रात को लगभग 8 बजे के आसपास उस नंबर से कांटेक्ट इधर जाकर प्रियंका शर्मा से हो जाता है। लेकिन कुछ ही घंटे बाद वह प्रियंका शर्मा का जो नंबर होता है बंद हो जाता है। इसीलिए पुलिस की टीम प्रियंका शर्मा के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाल लेती है। लेकिन जब CDR डिटेल निकलता है तो उसमें जो होता है एक अनजान नंबर और दिखाई देता हुआ जो नंबर होता है सिर्फ इधर प्रशांत द्विवेदी का ही होता है। उस नंबर पर लगातार 6 महीने से कई बार बात हुआ करते थे। लेकिन पुलिस के सामने जो सबसे बड़ा जो चैलेंज यही बन के आ जाता है कि आखिर उस नंबर पर जो कॉल करने वाला जो लास्ट कॉल होता है वह कॉल तो इधर वैदिका और साथ में सतेंद्र के मोबाइल से किया गया था। इसीलिए पुलिस का जो टीम होता है
इसीलिए पुलिस को शंका होता सीधा का सीधा सतेंद्र और साथ में वैदिका पर हो जाता है। इसीलिए पुलिस की टीम अपने हिसाब से जांच पड़ताल अब करने के लिए ये थाना प्रभारी जो होते हैं अनुराग सिंह अपने टीम को लेते हैं और लेने के बाद ठीक 5 अगस्त साल 2019 को ही स्वर्ण जयंती बिहार जाते हैं और वहां जाने के बाद इधर वैदिका के ही किराए के कमरे पर धावा बोल देते हैं और वहीं पर उसका जो पति होता है और खुद वैदिका दोनों पुलिस की हिरासत में आ जाते हैं। पुलिस की टीम जब वहीं पूछताछ करती है, पूछताछ करने के बाद पुलिस को देखते ही पहले तो तसर कांपना शुरू कर देते, कहने लग जाते कि साहब हमारा प्रियंका को गायब करने में किसी तरह का कोई भी रंजिश भरा कदम नहीं है और हमारा हाथ पूरी तरह से नहीं है। लेकिन पुलिस उनके हाव भाव देखकर समझ जाती है कि आगे झूठ बोलना चाहते, क्योंकि पूरी जो सच्चाई होती है वैदिका और साथ में सतेंद्र के पेट में छिपा हुआ। इसीलिए पुलिस की टीम होती है अपने हथियार हथियाती है। हथियाने के बाद थोड़ी बहुत जब शक्ति दिखाती है और समझ जाते हैं पुलिस आगे हमारे साथ क्या करने वाली है, इसीलिए पुलिस के सामने तुरंत ही जो होता प्रियंका शर्मा के हत्या का जुर्म कबूल कर लेते हैं और अपने ऊपर पूरी आरोपी के तहत उसी वक्त खुलासे के तहत जो सच्चाई रखते हैं और जो इस सबूत पुलिस को देते हैं, इधर पुलिस की टीम भी पूरी तरह से सहम से जाती है और दहल फिर जाती है। असल में इसी उत्तर प्रदेश का जाना माना जो शहर पड़ता है आप कानपुर, उसी का चकेरी थाना पड़ता है और उसी का श्यामनगर एक मोहल्ला पड़ता है। उसी मोहल्ले के रहने वाले होते हैं विद्यासागर शर्मा और उनकी अपनी पत्नी भी होती है मधु शर्मा, जिनके टोटल एक इकलौती बेटी होती है प्रियंका शर्मा। देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है। लेकिन विद्यासागर शर्मा जो होते हैं एक सेना के मैनेजर भी थे, लेकिन कुछ साल पहले जो होता है उनकी उम्र की वजह से रिटायर होने की लिखित चिट्ठी भी मिल जाती है, जिसके बाद रिटायर होकर अपने घर बैठ जाते हैं। बैठते ही अपने दोनों बच्चों को बेहतर तरीके से शिक्षा देने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन मनीष जो होता है अपनी शिक्षा लेने के लिए भरपूर कोशिश करता है और उसकी सफलता जो होती है उसके हाथ जल्द से जल्द लग भी जाती है। और लगने की वजह से अपने मुकाम पर जब मनीष खड़ा हो जाता है तो उसी वक्त विद्यासागर शर्मा जो होते हैं इधर अपने बेटे मिनेश के शादी के लिए रिश्ते की तलाशी करते हैं। तभी उनको पता चलता है कि हमारे इलाके की रहने वाली एक कंचन नाम की खूबसूरत लड़की है और जब पता पाते हैं तो अपने बेटे की जो शादी होता है इधर कंजन से जाकर बेहतर तरीके से अब करा देते हैं। कराने के बाद खूबसूरत ज़िंदगी बीतना शुरू हो जाता है। लेकिन शादी के कुछ साल बाद इधर कंचन और साथ में मनीष के बीच एक बेटी होता है जिसकी खूबसूरत तरीके से नाम अब परी रखते हैं और परी अपने बुआ इधर प्रियंका शर्मा के साथ बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी जो होती है खूबसूरत तरीके से बिताने भी लग जाती है। लेकिन प्रियंका शर्मा जो होती है अपनी भी ज़िंदगी संवारने में लगी होती है, अपने जीवन को बसाने के लिए भी सपने देखना शुरू कर देती है। क्योंकि प्रियंका शर्मा जो होती है पढ़ने में तेज तर्रार थी और साथ में बोलने में तेज चंचल और स्वभाव की भी अच्छी होती है। लेकिन वहीं पास ही एक महिला महाविद्यालय होता है, उसी में जाकर बीएड की कोर्स भी कर लेती है और करने के बाद अपनी ज़िंदगी के जो सपने होते हैं उसको बढ़ाने के लिए एक ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी कर लेती है। उसको लगने लगता है अगर पढ़ाई से हमें नौकरी नहीं मिलता है तो अपना दुकान खोलकर अपनी जिम्मेदारी खुद हम उठा सकते हैं। इधर जब विद्याशंकर शर्मा को लगने लगता है कि हमारी जो बेटी है अब शादी के दहलीज पर पहुंच चुकी है, पहुंचने की वजह से अपनी बेटी के लिए कई जगह लड़की की तलाशी करते हैं, लेकिन उनके हिसाब से ना लड़का मिलता, ना मकान मिलता, ना उसके हितकारी मिलते, जिसकी वजह से विद्याशंकर शर्मा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन उनकी परेशानी जो होता है उनके कुछ अपने रिश्तेदार होते हैं उन्हीं के द्वारा दूर हो पाता है। तभी उनको पता चलता है कि ठीक कोयल नगर के ही अब रहने वाले मजाराम शर्मा है, उनका अपना एक बेटा है मनीष मजाराम शर्मा जो होते हैं रोडवेज रिटायर अधिकारी भी होते हैं। लेकिन इधर पीयूष जो होता है अपनी ज़िंदगी अपनी बेहतर तरीके ढंग से जी जाने के लिए जो होता है एयरफोर्स में उसका चुनाव हो जाता है और उसी बस उसकी जो ड्यूटी होती है जाकर अम्बाला में ही लग जाता है। खूबसूरत ज़िंदगी इनके परिवार का होता है। इसीलिए विद्याशंकर शर्मा जैसे ही खबर पाते हैं इधर मजाराम शर्मा के बेटे पीयूष के बारे में तो अपनी बेटी के लिए जो होता है हाथ मांगने के लिए खुद जो होता है मजाराम शर्मा के पास जाते हैं और पीयूष शर्मा का हाथ मांग लेते हैं। दोनों परिवार वाले सहमति जताते हैं। सहमति जताने के बाद विद्याशंकर शर्मा जो होते हैं अपनी बेटी प्रियंका शर्मा का जो हाथ होता है बेहतर तरीके और रीति रिवाज के तहत जो होता है देने के लिए हामी भर लेते हैं और दोनों परिवार सहमति जताते हैं। और सहमति जताने के बाद 20 फरवरी साल 2015 को जाकर इधर प्रियंका शर्मा और पीयूष
शर्मा के बीच शादी बेहतर तरीके ढंग से हो जाती है। होने के बाद प्रियंका शर्मा अपने ससुराल चली जाती है, काफ़ी सारे दहेज लेकर जाती है और साथ में अपने शरीर पर लगभग लाखों रुपए के आभूषणों पहने होती है। अपने ससुराल में पहुंचती है, सबसे पहले अपने खूबसूरती का जो राज होता है पूरे ससुराल वालों के सामने खोल देती है। ससुराल वाले देखते हैं बड़े चम्मे पड़ जाते हैं, क्योंकि जो भी आने इधर बहू यानी कि माजाराम शर्मा को देखने आता तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती, क्योंकि देखने में प्रियंका शर्मा काफ़ी खुशमुख और हंसमुख स्वभाव की होती है। इधर खूबसूरत तरीके से अपने पति पीयूष शर्मा के साथ अपनी ज़िंदगी जब बिताने लग जाती है तो साल बीतने का हो जाता है। और जब बीतने का हो जाता है इधर खुद प्रियंका अपने दहलीज पर चल पड़ती है, तो उसी समय इसी बीच प्रियंका की जो अपनी सास होती है वह सास प्रियंका को घर की सारी जिम्मेदारी सौंप देती है और साथ में मेन मकान का जो चाबी होता है गुच्छा पकड़ा देती है। और प्रियंका अपने घर की जिम्मेदारी, अपने ससुराल की जिम्मेदारी बेहतर तरीके से उठाना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ दिन बाद जो होता है उसकी जो अपनी सास होती है प्रियंका को दहेज के नाम पे ताना देना शुरू कर देती है और काम में खामी निकालने लग जाती है कि आखिर दाल नहीं बना पाती और नमक कम डाल देती थी, जिसकी वजह से कई बार प्रियंका को ताने सुनने पड़ जाते हैं। और ताने के बीच जो होता है कभी कभी प्रियंका और सास में उसके सास के बीच झगड़े तकरार हो जाते हैं और झगड़े तकरार सिलसिला जो होता है बेधड़क तरीके से चलने लग जाता है, क्योंकि हर खामी, हर दहेज के बारे में हर बात याद जाकर खुद प्रियंका को करवा देते हैं, जिसके बाद प्रियंका निराश हो जाती और यहाँ तक प्रेशर मारना भी शुरू कर देते हैं कि अपने पिता से पैसे मांगो। लेकिन प्रियंका जो होती है अपने पिता की मजबूरी को समझकर अपने पिता के सामने फ़ोन पर मुंह तक नहीं खोलती है। लेकिन प्रियंका जब समझने लग जाती कि हमारी ज़िंदगी यहाँ रहकर नहीं चलने वाली है तो अपने ही सास से काफ़ी बार झगड़े तकरार करती है। लेकिन तब उसकी जो सास होती है अपने रास्ते पर नहीं आती, हर बार दहेज के लिए मुंह खोल बैठती है। लेकिन घटना से कुछ महीने पहले जो होता है इधर पीयूष शर्मा जो होता है एयरफोर्स से छुट्टी लेकर मौके पर अपने घर आता है। लेकिन इसकी जो शिकायत होती है या शिकायत खुद जाकर प्रियंका शर्मा की अपनी जो सास होती है पीयूष के सामने कर देती है। लेकिन पीयूष जब सुनता है तो भन्ना आ जाता है और ख़ुद जो होता है उल्टा का उल्टा आकर प्रियंका शर्मा को धमकाना शुरू कर देता, कहने लग जाता है कि तुम्हें जो भी करना है हमारी माँ के कदमों में रहकर करना पड़ेगा, चाहे जैसा भी हो अपनी ज़िंदगी तुम्हें यही जीना पड़ेगा, नहीं तो तुम यहाँ घर छोड़ के जा सकते हो। लेकिन प्रियंका यह बात सुनती समझ जाती है कि आखिर हमें लग रहा है पीयूष भी अपनी माँ का मातृभक्त है। और इसीलिए उसी दिन से जो होता है प्रियंका और साथ में पीयूष शर्मा के बीच भी झगड़े तकरार हो जाते हैं। यहाँ तक पीयूष भी कहने लग जाता है कि अपने घर से दहेज और मंगाओ। लेकिन प्रियंका अपनी बात पर अड़ती रहती है और वह टूटती नहीं है, जिसकी वजह से हर दिन कभी सास, कभी जो होता है ससुर, कभी पति को लेकर झगड़े तकरार होते हैं। लेकिन जब परेशान हो जाती है तो एक दिन खुद प्रियंका अपनी जो माँ होती है अपनी माँ से एक एक बात बता दे। लेकिन उसकी माँ जो होती है अपने परिवार की सहमति इज्जत को बनाने के लिए ससुराल में टिके रहने की हिदायत देती है। लेकिन प्रियंका अपने ससुराल की जिम्मेदारी को उठाने के लिए पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिश जो होती है हर वक्त बेनकाब हो जाता है। लेकिन जब प्रियंका दुखी हो जाती है तो उसी वक्त फैसला लेती है और फैसला लेकर प्रियंका अपना जो होता है ससुराल छोड़कर अपने ही मायके अब चली आती है। आने के बाद होती है अपने पिता विद्याशंकर शर्मा के ऊपर जो होता बोझ नहीं बनना चाहती थी और इसीलिए अपनी एक सहेली से मिलती है और उसी समय जो होता है सहेली से मिलकर अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए रास्ते खोजती है। लेकिन तभी उसके जो अपने हितकारी होते हैं, उसके अपने जो माता पिता होते हैं प्रियंका शर्मा को एक हिदायत देते हैं कि बेटी अगर तुम्हारा वहाँ नहीं बन रहा, अगर तुम्हारे खिलाफ़ कोई भी उत्पीड़न का इस तरह व्यवहार कर रहा है तुम जाकर थाने में तौर तरीके से मुकदमा दर्ज करवाओ। यह बात प्रियंका सुनती है। प्रियंका सुनने के बाद भी उसके समझ में बैठ जाता हमें करना क्या है। अपने ही नज़दीकी पुलिस थाने जाती, चकेरी में जाकर इधर जो होता अपने ससुराल के पूरे परिवार के ऊपर जो होता दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दायर करवा देती है और पुलिस को जल्द से जल्द उन आरोपियों को पकड़ने के लिए सख्ती पाबंदी लगवा देती है। पुलिस की जो टीम होती है एक्शन में आती है, लेकिन इसकी जो खबर होता है जाकर पीयूष शर्मा को लगता है और लगने के बाद वहाँ पूरी तरह से अफरा तफरा मच जाती है। क्योंकि इधर जैसे पीयूष शर्मा के जो अपने पिता होते हैं माजाराम शर्मा को खबर लगता है कि हमारी बहू ने जाकर हमारे ही थाने में हमारे खिलाफ उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया, तुरंत ही ताला लगाकर वहीं से फरार हो जाते हैं। लेकिन पीयूष शर्मा जो होता है एयरफोर्स में होता है, एयरफोर्स होने के नाते वह उसकी ड्यूटी अम्बाला में लगी होती है। पुलिस को पूरी पता होता है कि वह इस समय कहाँ होगा।
लेकिन इसी वजह से वह लोग डर जाते हैं। डरने की वजह से थाने में जाते हैं और पुलिस के सामने सरेंडर कर देते, समझौता करने की मांग करते हैं। इधर खबर विद्याशंकर को भी लगता है, अपनी बेटी को साथ लेते, हितग्राही को साथ लेते हैं और थाने में पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद दोनों जो परिवार वाले सहमति जताते हैं, लेकिन सहमति जताने का जो रजामंदी होता है, यहाँ जाकर खुद जो होती है प्रियंका रख देती है और 10 लाख रुपए की मांग करती है। लेकिन पीयूष शर्मा जैसे सुनता है तो उसके चेहरे की जो मुस्कान होती है बढ़ सी जाती है, खुश हो जाता है कि चलो इस जी जंजाल से हमें छुट्टी मिला और परिवार की बदनामी से हमें छुट्टी मिलेगा। तो उसी वक्त कहने लग जाता है कि ठीक, हम कोर्ट के तहत 5 लाख रुपया जो होता है प्रियंका को दे देंगे, लेकिन जब तलाक हो जाएगा तो प्रियंका के हाथ में 5 लाख रुपया अब पकड़ा देंगे। प्रियंका शर्मा जो होती है इस बात पर पूरी तरह से तैयार हो जाती है और अपने घर आती है। आने के बाद जो होता है इधर अपनी ज़िंदगी को संभालने के लिए अब प्रियंका लग जाती है कि आखिर हमारी ज़िंदगी अब कैसे चलेगा। और प्रियंका अपनी ज़िंदगी संभालने के लिए ठीक कुछ साल पहले जो होती है अपनी एक सहेली होती है जो ठीक विधुन थाना लगता है, उसी थाने का ही एक जाना माना स्वर्ण जयंती बिहार कॉलोनी पड़ता है। वहीं की रहने वाली होती है वैदिका, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है। लेकिन उसी कॉलोनी में ही एक सुलम पांडे नाम के मकान मालिक होते हैं, उन्हीं का कमरा जो होता है इधर वैदिका ले रखती होती है। लेकिन उसी अपने पति के साथ जो होता है उसी कमरे में सतेंद्र के साथ रह रही होती है, खूबसूरत ज़िंदगी बिताने लगती है। लेकिन उसका जो पति होता है एक प्राइवेट नौकरी पेशा व्यक्ति होता है और वैदिका अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए वहीं ही कुछ दूर पर एक कमरा किराए पर लेती है, ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल लेती है। लेकिन उसी ब्यूटी पार्लर की दुकान में जो होता है इधर प्रियंका शर्मा का आना जाना होता है, फेशियल कराने का मकसद भी होता है। लेकिन मुलाकात करते करते जो होता है दोस्ती भी तब्दील हो जाती है। तभी अपनी सारी मजबूरियों को एक वक्त जो होता है एक ही मिनट में इधर वैदिका के सामने रख देती है। वैदिका भी सुनती है और उसी वक्त दोस्ती का हाथ बढ़ा देती है। बढ़ाने की वजह जान जाती है कि आखिर जो होता है प्रियंका के जीवन में क्या चल रहा है। प्रियंका बता देती है हमें 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं और पैसे मिल जाएंगे तो हम जो होता है तुम्हारे बताए हुए इशारों पर नया दुकान हम भी खोलेंगे, क्योंकि हमने भी ब्यूटिशियन का कोर्स कर रखा है। वैदिका सुनते तुरंत ही हामी भर लेती है और उसी हिसाब से उसी समय जो होता है प्रियंका की बात में आ जाती है। लेकिन प्रियंका जब कुछ दिन बाद पीयूष शर्मा के हाथों से 5 लाख रुपये पाती है, पाने के बाद वैदिका के पास जाती है और दुकान की मांग करती है। दुकान भी इधर वैदिका खुद अपने इशारों पे दिलवा देती है। उसके कॉलोनी से कुछ दूर पर एक कमरा होता है, वहीं दिलवाती है। वहीं पर जाकर नया ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल लेती है। तेज तर्रार और चालाक होने के नाते प्रियंका शर्मा का जो दुकान होता है बड़े जल्दी चल पड़ता है, क्योंकि काफ़ी नए महिलाओं और लड़कियों का आना जाना हो जाता है। काफ़ी तरक्की पर इधर प्रियंका शर्मा की दुकान चल पड़ती है। और जब चलने लग जाती है तो इधर जो होता है प्रियंका अपनी ज़िंदगी अपने खूबसूरत तरीके से जीने लग जाती है। लेकिन प्रियंका शर्मा की एक अपनी भाभी होती है, उन्हीं की अपनी बेटी होती है परी, जिसकी उम्र लगभग 10 साल के आसपास होता है। प्रियंका जो होती है अपनी ही भतीजी इधर परी से काफ़ी तरीके से दिल की लगाव भी रखती थी। हर दुख सुख में इधर परी की साथ देती थी। लेकिन घटना से ठीक 6 महीने पहले जो होता है परी एकाएक इतना परेशान हो जाती होने की वजह से जो होता है मनीष अपनी बेटी परी को लेता और लेकर जो होता है हेलट अस्पताल के ही न्यूरोसार्ड वार्ड में ही पहुंच जाती है। और पहुंचने के बाद वहां जो होता है मनीष अपनी बेटी परी की इलाज कराना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही इधर प्रियंका को खबर लगता है, प्रियंका जो होती है अपनी भतीजी की देखभाल के लिए वहां पहुंच जाती है। तब तरीके से देखभाल करती है, लेकिन वहां ठहरने के लिए व्यवस्था प्रियंका बना लेती है। लेकिन उसी ही अस्पताल में काम करने वाला एक कर्मचारी होता है, वह कर्मचारी प्रशांत द्विवेदी होता है। उसके जो पिता होते हैं पुलिस में ही एक कांस्टेबल होते हैं। खूबसूरत ज़िंदगी होता है प्रशांत द्विवेदी के भी चल रहा था। लेकिन उसी बीच उसी अस्पताल में मुलाकात जो होता है इधर जैसे ही प्रियंका से होता है तो खूबसूरती देखकर प्रशांत द्विवेदी दीवाना सा हो जाता है। फिर दोनों के बीच दोस्ती होता है, हाथ बढ़ाते हैं। हाथ बढ़ाने के बाद दोनों के बीच घूमना फिरना चालू भी हो जाता है। लेकिन जब चालू हो जाता है इसी बीच प्रशांत द्विवेदी को पता चलता है खुद इधर प्रियंका के ही तहरीर से कि प्रियंका खुद शादीशुदा है। लेकिन प्रियंका जैसे इस बात की जिक्र करती है करने लग जाती है कि हम अपने पति से तलाक लेने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन हमें तलाक नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जब तलाक मिलेगा तो देखेंगे हमें किससे शादी करना है। प्रशांत सुता करने लग जाता है, तलाक मिलने के बाद हमसे ही तुम्हें शादी करना है, इसके अलावा किसी से नहीं। हमने तुम्हारे लिए ज़िंदगी आगे संवार रखी और खुशियाँ बटोर रखी है।
प्रियंका सुनती है। सुनने के बाद उसको यकीन हो जाता कि हमारा जो जीवन साथी बनेगा, देखा जाए प्रशांत त्रिवेदी ही बनने लायक है। कुछ दिन तो समय चलता है, इधर दोनों का प्रेम प्रसंग भी चलता है, साथ में रिश्ते भी कायम होना शुरू हो जाते हैं, लब होने लग जाते हैं। इसकी खबर खुद जाकर प्रियंका त्रिवेदी जो होती है अब वैदिका को देती है। लेकिन वैदिका को भी लगने लगता है कि हमारी सहेली जो होती है जो कदम उठाई है बड़े ही बेहतर तरीके से उठाई है। इधर प्रियंका अपना जो प्रेमी होता है प्रशांत त्रिवेदी को वैदिका के कमरे पर ले आता और लेने के बाद उसके ही कमरे में जाकर प्रशांत त्रिवेदी के साथ प्रियंका शर्मा जो होती है संबंध बनाना शुरू कर देती है। अपने ही घर में घुसा कर वैदिका रिश्ते को इनको कायम करवा देती है। अब यह सिलसिला चलने लग जाता है, ज़िंदगी गुजरने लग जाता है। और गुजरते गुजरते जब कुछ महीने बीतते हैं, इधर जो होता है खुद एक दिन वैदिका जो होती है प्रियंका को हिदायत देती है कि तुम उससे जाकर शादी के लिए प्रपोज करो। प्रियंका बात मानती है और खुद जाकर प्रशांत त्रिवेदी से शादी के लिए प्रपोज करती है। लेकिन प्रशांत त्रिवेदी जो होता है शादी के वादे से मुकर जाता, करने लग जाता है कि जब तक हमारी जो नौकरी होती है बेहतर तरीके से नहीं लग जाती तब तक हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। और इसी बात को लेकर इधर प्रियंका और साथ में प्रशांत त्रिवेदी के बीच कई बार मनमुटाव होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इधर दूसरी तरफ वैदिका और साथ में उसका जो अपना पति होता है सत्येंद्र, दोनों को जो ज़िंदगी होती है एक ऐसी पटरी पर चल चुकी होती है जो पूरी तरह से कगारी और बदनामी के रास्ते पर पड़ी होती है। क्योंकि इधर वैदिका कि जो ब्यूटी पार्लर दुकान होता है पूरी तरह से टूट चुका होता है, कमाई एकदम ठप हो चुकी होती है। लेकिन सत्येंद्र की जो नौकरी होती है प्राइवेट, वह भी पूरी तरह से छूट चुका होता है और सत्येंद्र अपने कमरे पर बैठ गया होता है। इधर जिस कमरे में जिस किराएदार के तौर पर रह रहे होते हैं मकान मालिक, इनको ऊपर काफ़ी प्रेशर मारना शुरू कर देता है किराए के लिए। तंग आ जाते हैं, पूरी ज़िंदगी अपनी जो होती है कर्जों में डुबा रखते हैं। वैदिका और सत्येंद्र इस तरह परेशान हो जाते हैं कि सोचते हैं इसका हल कैसे ढूंढा जाए, नहीं तो हमारी ज़िंदगी आगे तहस महस हो जाएगी। तभी एक दिन इधर खुद जो होता है अपने सामान को बेचने के लिए वैदिका अपनी कोशिश में लग जाती। तभी अपने पति सत्येंद्र को अपने साथ लेती है और साथ लेकर ठीक है अब 30 जुलाई साल 2019 को ही प्रियंका के उसी कमरे पर पहुंचती है जहां पर प्रियंका रह रही होती है। प्रियंका के सामने जैसे ही वैदिका पड़ती है तो वैदिका देखी प्रियंका के शरीर पर काफ़ी सारे गहने लदे हुए हैं जो लगभग 3 से 4 लाख तक के होते हैं। यह नज़र खुल्लम खुल्ला नज़ारा देखकर, पूरे गहने की जिज्ञासा को देखकर वैदिका के मन में लालसा बैठ जाती है और अपने पति के कानों में खुशबुसा कर कह बैठती है अच्छा सा मौका हमारे पास अब लग गया है, क्यों ना प्रियंका को कैसे न तैसे कर अपने रास्ते से हटा दिया जाए। और उसी वक्त प्रियंका से एक चाल भरी साजिश के तहत दोनों मिलकर बात करते हैं कि प्रियंका हमारे कमरे पर हमारी ब्यूटिशियन के कुछ सामान रखे हुए, अगर तुम एक अच्छे से रेट में ले लो तो हो सकता हमारे कुछ कर्जे जो होते हैं कर्जदार हमारे घर आना बंद कर दें। प्रियंका को इस तरह अपनी बात में दोनों उलझाते हैं कि प्रियंका उनकी बात मान लेती है। और मानने के बाद शाम के ही टाइम में प्रियंका को इधर जो होता है वैदिका और सत्येंद्र दोनों अपने साथ लेते हैं और लेकर स्वर्ण जयंती बिहार अपने ही किराए के कमरे पर पहुंच जाते हैं। और रात का लगभग 8 बजे के आसपास टाइम हो जाता है। तीनों बैठकर पहले चाय नाश्ता करते हैं, लेकिन रात को जैसे 10 बजता है तो उसी बीच खाना बैठ जाते हैं। लेकिन वैदिका जो होती है अपने पास कुछ रखी हुई नींद की पुड़िया होती है, नींद की पुड़िया को निकालती है और एकाएक प्रियंका के खाने में मिला देती है। और प्रियंका जैसे ही खाने को खाती है कुछ मिनट के बाद प्रियंका की जो पलकें होती है अपने आप झपकना शुरू हो जाती है। वैदिका यह नज़ारा देखती समझ जाती है कि प्रियंका पर दवाई का जो असर है वह शुरू हो गया है। और प्रियंका को पकड़ती वैदिका ले जाती है, अपने ही बेडरूम में सुला देती है। जब गहरी नींद में सोती है प्रियंका को अवस्था को देख लेती है वैदिका, समझ जाती है कि हमारा सारा काम हो गया है। इधर प्रियंका का खुद का दुपट्टा होता है, उसी दुपट्टे से प्रियंका के गले पर लगाकर जोर से खींच देती है, जिसकी वजह से प्रियंका का उसी समय प्राण पखेरु हो जाते हैं। और प्रियंका के शरीर पर जितने लदे हुए गहने होते हैं उस गहने को सत्येंद्र और जो होता है इधर वैदिका दोनों मिलकर अपने कब्जे में ले लेते हैं। उसके मोबाइल, उसके पर्स, उसके बिछिया सोने के होते हैं और साथ में नाक की नथुनी भी होते हैं। लगभग 8 लाख रुपए के गहने अपने कब्जे में ले जाकर अपने ही तौर ठिकाने में रख लेते हैं। पर्स को तौर ठिकाने पर छुपा देते हैं। जब समझ जाते हैं कि अब तो हमारा जो होता सारा का सारा जो कर्जा होता है पूर्ण हो जाएगा और साथ में अपनी ज़िंदगी संवार भी ले लेंगे, तभी उसी वक्त जो होता है एक बोरी लेते हैं। उसी बोरी में प्रियंका शर्मा की बोरी को तौर तरीके से डम करते मुंह बंद कर ले मोटरसाइकिल के ही
वाहन से वहां पहुंचते हैं और न्यू आज़ाद नगर के ही देखते जो प्लॉट है पूरी तरह से शांत है, बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, किसी का वहां आना जाना नहीं है, क्योंकि वह जो ज़मीन होता है गांव वालों का ज़मीन होता है, जिसे लोग बंजर के नाम से बोलते हैं। झाड़े देखकर उसी वक्त बोरी सहित वहाँ डंप कर इधर वैदिका और साथ में सतेंद्र मोटरसाइकिल से अपने घर चले जाते हैं। लेकिन ठीक घटना के 2 दिन बाद जब वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण हो रहा था, हवा चलना शुरू हो जाता है, बॉडी की अवस्था बदलना शुरू हो जाती है, तो उसकी जो हवा होती है गंध बढ़ने आती है, जिसकी वजह से वह मज़दूरों को इसकी खबर तक लग जाती है। लेकिन लोगों के सामने सच्चाई एकदम दहलाकर जब आती से सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी थर्रा सा जाता है। और पुलिस की जो टीम होती है, इधर सतेंद्र और साथ में वैदिका जो अपने कब्जे में प्रियंका के ली हुई गहने होते हैं, सभी गहने को पुलिस को सुपुर्द कर देती है। पुलिस की जो टीम होती है प्रियंका की मोटरसाइकिल और साथ में उस हथियार को अपने कब्जे में लेती है, और लेने के बाद जो होता पुलिस की जो टीम होती है प्रियंका की हत्यारे इधर वैदिका और साथ में सतेंद्र दोनों को ले जाती वहाँ के न्यायालय में पेश कर देती है, और न्यायालय में इन दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।